हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती। पिछले वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कविता से, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, कवि जहाँ भी जाता है वहाँ मस्ती का आलम यानी माहौल बन जाता है। लोग उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं, परंतु मौज मस्ती में रहने वाला कवि जब वहां से जाता है तो लोग उदास हो जाते हैं, उन्हें दुख होता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। अतः कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर में हम लिखेंगे, भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि इस दुनिया में लोग स्वार्थी हैं। लोग धन दौलत प्यार दोस्ती सब कुछ लेना जानते हैं, देना नहीं। कवि ऐसे लोगों पर ढेर सारा प्यार खुशियां लुटाता हुआ चलता है, परंतु जैसे ही कवि आगे बढ़ता है लोग फिर उदास हो जाते हैं। अतः लोगों को खुश रखने के उद्देश्य में कवि असफल हो जाता है। लेकिन कवि अपनी इस असफलता का दोषी किसी और को नहीं मानता, वह स्वयं अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है। इसमें कवि की निराशा प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अगला प्रश्न क्या है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर में हम लिखेंगे, कवि के जीने का अंदाज अर्थात जीवन के प्रति कवि का दृष्टिकोण मुझे अच्छा लगा। कवि मौज मस्ती के साथ जीने में विश्वास रख करता है। वह सबके साथ मिलजुल कर रहता है, सुख दुख बांटता है तथा खुशियां लुटाता चलता है। कवि का यही अंदाज मुझे अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। प्रश्न क्या है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए यानी मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो जो मस्ती है वो हानिकारक कब हो जाती है? ये सहपाठियों के बीच चर्चा करनी है आपको। चलिए उत्तर में लिखते हैं, जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए। जीवन को खुशी से जीना चाहिए। जब हम किसी शादी विवाह या अन्य समारोह में शामिल होते हैं तो हमें वहां पर उदास होकर एकांत में बैठकर समय नहीं बिताना चाहिए, बल्कि मस्ती के अवसर का आनंद लेना चाहिए। लेकिन मौज मस्ती में जब कोई अपनी सीमाओं को भूल जाता है तो वह मस्ती हानिकारक हो जाती है। ध्यान रहे, हमारी मस्ती किसी के लिए मुसीबत का कारण ना बने तथा किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। हमें मर्यादाओं में रहकर मौज मस्ती करनी चाहिए। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहां चले, यहाँ फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो अन्य पंक्तियां। पहली पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ कवि के आने से खुशी आती है तो उसके चले जाने से दुख भी होता है। दूसरी पंक्ति है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ कवि को संसार में जो अच्छा लगा उसे ग्रहण किया और वही ज्ञान दूसरे को देते चला, यानी इस संसार से लेना भी है और इसी संसार को देना भी है। उसके बाद तीसरी पंक्ति, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ कवि दूसरों से बात कहता है तो उसकी बात सुनता भी है, उसके सुख से हंसता है तो उसके दुख से रोता भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर यानी जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।
इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। हम अन्य शब्द लिखेंगे। पहला है दिल खोलकर, उसके बाद जी भरकर, उसके बाद मस्त होकर, उसके बाद खुश होकर। तो ये था आपका पाठ दीवानों की हस्ती। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।